अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये क्लास के हवाले से, आपके प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, एक टीचर के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कोई टीचर क्लासरूम को मैनेज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो कोई भी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। लेकिन टीजीटी के जितना पेपर्स का ताल्लुक है, ये ऐसा टॉपिक है, मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने नोटिस किया है, क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। आते हैं, एक दो एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन बनिस्बत आपके असेसमेंट, मेजरमेंट, एवल्यूएशन, ब्लूम टेक्सोनोमी, आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी निस्बत इससे इतने एमसीक्यूज़ नहीं आते। और ये क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना, इतना वास्ट टॉपिक है, किसी भी साइड को इसकी लेके जाएं एक एंगल से ये कवर नहीं कर सकते। आपने करना क्या, और जो भी एमसीक्यूज़ इसका आता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो डायरेक्टली स्टेटेड, मतलब स्टेटमेंट जो होती हैं, आप यार जैसे फॉर एग्जांपल वैलिडिटी का मैंने पहले डिस्कस किया था, उसकी फिक्स एक स्टेटमेंट है, उससे रिलेवेंट स्टेटमेंट अगर घुमाए तो भी, जैसे एक एमसीक्यूज़ आया था, रिलायबिलिटी का कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। अब उसका दूसरे वर्डिंग में चेंज करके दिया था कि द रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड इन टेस्ट एंड द सेम रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड इन टेस्ट एंड री टेस्ट इज कॉल्ड, वो लाजमी सी बात है, रिलायबिलिटी ही होगी। अब इस तरीके से, लेकिन फिर स्टेटमेंट इनके फिक्स स्टेटमेंट्स हैं। तो आपकी असेसमेंट, मेजरमेंट, एवल्यूएशन हो, आपका ब्लूम टेक्सोनोमी का टॉपिक हो, जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की कितनी स्टेप्स हैं, पियाजे की थ्योरी की कितने वो स्टेप्स हैं, अब ब्लूम टेक्सोनोमी में कॉग्निटिव डोमेन में कितने स्टेप्स हैं, और हाईएस्ट कौन सी है, लोवेस्ट कौन सी है, फिक्स है, उनके एमसीक्यूज फिक्स हैं। लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि अक्सर ये जो एमसीक्यू जो बनता है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा घुमा के बनाते हैं, मतलब टेक्निकल सा बनाते हैं। टेक्निकल सा का मतलब ये है कि आप इस क्लासरूम मैनेजमेंट को अगर सही से इसको गो थ्रू करेंगे, सही से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उस एमसीक्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा गौर से देखें, कंसेप्ट क्लियर करें कि क्लासरूम मैनेजमेंट किससे कहते हैं, क्या है, ये होती क्या है। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट सम टाइम, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही क्लासरूम मैनेजमेंट के नीचे एक जुमला लिखा हुआ है कि समटाइम्स इट फील्स लाइक वी आर हर्डिंग किड्स, मतलब बाज़ दफ़ा क्लास में ऐसी सिचुएशन आपको महसूस होती है। वो जो टीचर्स होते हैं ना, उनको पता है कि अक्सर अवकात ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। वो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि एक टीचर जो है वो क्लास को मैनेज नहीं कर सकता। इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है, स्ट्रेंथ जो थी वो स्टूडेंट्स की जो क्लास की लिमिट है उससे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो एक टीचर के फिर काबू में होते ही नहीं है। बहुत सारे इस तरह के रीज़न हो सकते हैं जिसमें क्लासरूम के मैनेजमेंट जो उसका एक डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रहता। अच्छा, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। क्लासरूम मैनेजमेंट इसी को ही कहते हैं। जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो उसको आप कैसे इफ़ेक्टिव रख सकते हैं। अगर आप वो इफ़ेक्टिव है, इसका मतलब आप गुड मैनेजर हैं, और एक टीचर को गुड मैनेजर क्लासरूम को मैनेज करना आना चाहिए, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ही नहीं सकते। और आप कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अपने लेसन में, यही क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है सीटें जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट सही से हो, डाइस अपनी जगह में हो, पेंटिंग हुई हो और वाइट वॉशिंग हुई हो, सफाई हो, सिर्फ यही नहीं है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये कि जो आपका लर्नर है,
जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कितना अंगेज हैं आपके लेसन में, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने उनको कितना इन्वॉल्व किया है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बीच में एक कम्युनिकेशन है वो किस तरीके की, मतलब कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है बीच में, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है। अच्छा, वेलकम टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब इसमें एक जुमला लिखा हुआ है। मैंने पहले कहा ना कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आप बस कंसेप्ट क्लियर कर लें। इतना बता दूं, आपको जो MCQs आएंगे वो आराम से हैंडल कर सकेंगे, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं पूछते हैं। लेकिन फिक्स स्टेटमेंट्स नहीं हैं कि आपको मैं ये बता दूं कि इसमें ये ऐसे ऐसे MCQs आ सकते हैं। जैसे कि हर स्लाइड में, हर लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये मेरे जितने भी वीडियोज़ अपलोड हैं यूट्यूब में, उसमें देख लें। जहाँ पे MCQs जो रिपीट होता है उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और मैंने बार बार फोकस करके आप लोगों को बता दिए हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं इतना बता दूंगा कि आप लोग समझ जाएं कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट और उसको क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं कहते, उसमें लर्नर्स, उसका इंटरेस्ट कितनी, एंगेजमेंट है उसकी, वो इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसमें, और जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, आया वो राइट टाइम और राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, लर्निंग इन्वायरमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ एक स्टेटमेंट है, इसको ज़रा गौर करें ना। इफ़ यू डोंट प्लान, द स्टूडेंट विल प्लान फॉर यू। ये एक टीचर की बात कर रहे हैं। टीचर जो होता है ना, वो असल में क्लासरूम को मैनेज करने वाला मैनेजर जो है वो टीचर है। अगर आप, एक टीचर जो है प्लान नहीं करेगा कि किस तरीके से मैंने क्लास को मैनेज करना है, फिर वो स्टूडेंट्स उसके लिए प्लान करेंगे। लाजमी सी बात है, एक टीचर अपने सब्जेक्ट में, अपने लेक्चर के दौरान अगर वो क्लास को मैनेज नहीं कर सकेगा, तो अगर हल्का सा भी बच्चों को ये एहसास हो कि ये टीचर जो है इसमें ये वीक लूप होल है, बस उसी को पकड़ लेंगे वो, और पूरी क्लास को बस एक दफ़ा उन्होंने नोटिस किया, बस पूरी क्लास समझ लो, फिर वो स्टूडेंट ने प्लान किया उसके लिए। मतलब वो फिर बच्चे चाहते ही यही हैं कि कोई थोड़ा सा शोगल हो, उनको कोई ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि वो उनकी लेवल उस वो लेवल पे नहीं है कि वो इंटरेस्ट लेके खुद से एक फैसिलिटेटर होना चाहिए ताकि उनको राइट डायरेक्शन पे गाइड कर सके। अच्छा, थिंक, पेयर एंड शेयर, क्या मतलब? जब क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसी वक्त ही मुमकिन है जब ये तीनों चीज़ें मौजूद वहाँ पे अगर आप अप्लाई करें। क्या मतलब? वाई इज़ हैविंग कंट्रोल ऑफ द क्लास सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट योर मैसेज डिलीवर्ड इफ़ेक्टिवली? क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्लास को आप अपने कंट्रोल में रखें ताकि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो। व्हाट आर सम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ही क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारे लर्नर जो हैं, जिसको हम एक क्लासरूम में होते क्यों, पहले आपको एक बात बता दूं, क्लासरूम के अंदर जो होते हैं लर्नर्स होते हैं, टीचर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्लासरूम के अंदर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग के लिए आए हैं। अच्छा, टीचिंग और लर्निंग के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं? उनके पास ऑलरेडी एक सेट गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर क्लास टीचर के कंट्रोल में नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। उसका मैसेज जो वो कुछ डिलीवर करना चाहता है, जो कंटेंट वो देना चाहता है, वो नहीं दे पाएगा अगर क्लास उसके कंट्रोल में नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? इफेक्टिव, एक अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं, अहम एलिमेंट्स हैं? अच्छा, व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? अब उसकी डिफिनेशन में बता रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, पीपल एंड हेल्पर्स सो दैट टीचिंग एंड लर्निंग कैन प्रोसीड इन एन एफिशिएंट एंड सेफ मैनर। यहाँ पे सिर्फ वो सीटिंग अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है। देखें, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप ऑर्गेनाइज करना। नंबर एक तो ये है कि आपके लेक्चर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो नंबर एक तो ये बात हो गई कि वो आपको पास होने चाहिए। अब उसके बाद, होने के बाद जिसको जिस जगह में होना चाहिए उसी तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करना है ताकि इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट आप शो कर सकें। वो उसी वक्त ही पॉसिबल है जब आप पहले ही प्लान करेंगे।
जब क्लास में जाने से पहले ऑलरेडी आप प्लानिंग करेंगे तो ये इन प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एट द सेम टाइम जाके कोई डिसीजन लेना। अगर वो डिसीजन अगर थोड़ा सा भी आपका सही नहीं रहे तो फिर पूरी क्लास जो है आपकी, वो पूरा लेक्चर, पूरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को, अच्छा स्टूडेंट्स को, लर्नर्स जो है, एक तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, किस बच्चे को कहाँ बिठाना है ये एक टीचर बेस्ट जानता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठेगा तो शरारत कर सकता है, कहाँ पे उसको बिठाना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। किसी की आई साइट थोड़ी वीक हो सकती है, उसको फ्रंट में लाना। कोई लंबा है और उसके बैक साइड पे जो भी बैठेंगे बैक बेंचर्स, उनको नज़र नहीं आएगा। ये आपने आप खुद से देखना, एक टीचर ही मैनेजर होता है, किस तरीके से आपने क्लास को मैनेज करना है। और उसके बाद क्या है, हेल्पर सो दैट टीचिंग एंड लर्निंग कैन प्रोसीड इन एफिशिएंट एंड सेम मैनर। अच्छा, फिर क्या है, the biggest deterrent to classroom management issues is proactive, effective lessons. The more you plan, the more effective the lessons and delivery, the less problem with discipline. जब आप प्लानिंग करेंगे, आप लेक्चर से पहले, क्लास से पहले प्लानिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है आपका लेक्चर एक इफ़ेक्टिव लेक्चर रहेगा। और ये एक टीचर के लिए मस्ट है, चाहे वो कितना भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो, कितना भी उसके कंटेंट उसके अंदर उस टॉपिक के जो डिलीवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर अगर उसकी पीएचडी भी है तो फिर भी उसको क्लासरूम के लिए जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन करके जानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, सेम मैनर। अब इसमें क्या है, जब वो पीएचडी अगर उसी टॉपिक के ऊपर उसकी पीएचडी डिग्री भी है तो फिर भी उसको क्लास में जाने से पहले उसको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। अगर प्लानिंग करोगे आप लोग तो वो आपकी क्लास इतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सब कुछ जो है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, classroom management involves establishing procedures, having rules and reducing discipline problems. क्लासरूम मैनेजमेंट किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ये इस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर्स। अब पहले जितने भी वो थे उसमें, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट में पहले क्या थे, जो स्टूडेंट की बात थी और एक लर्नर्स की बात हो रही थी और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इन चीज़ों की बात कर रहे थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं ये कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर्स, हैविंग रूल्स एंड रिड्यूसिंग डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आपने किस तरीके से चलना है, एक कंडक्ट होता है, वहाँ पर कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं, डिसिप्लिन के कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं जिसको हर बच्चे ने फॉलो करना है, हर टीचर ने भी फॉलो करने होते हैं। जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उसका कुछ एक रूल्स होते हैं, किस तरीके से कहाँ तक कैसे उसने डिलीवर करना है, और स्टूडेंट्स के भी कुछ ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट किए होते हैं। तो ये उसके थ्रू ही फिर जब सारे स्टूडेंट्स उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तब ही क्लासरूम मैनेजमेंट एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाई डू स्टूडेंट काज डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स क्यों ये डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, कुछ क्वेश्चन उसने रेज किया है। स्टूडेंट मिसबिहेव्स फॉर सेवरल रीजंस। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं और वहाँ पे स्टूडेंट मिसबिहेव करते हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर, इसका मतलब वहाँ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें कुछ अहम रीजंस, दे आर बोर्ड, वो आपके लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सक रहे। अगर आप उनको एंगेज करते क्लास में तो उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो इस तरह के मिसबिहेव करते। दे डोंट नो द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। वो नहीं जानते हैं कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है आपका। तब तो वो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए होते हैं। जब आप ऑलरेडी पहले क्लियर मैसेज देंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये हमारा टॉपिक ये है, हम ये कुछ जो है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद बच्चे इस
आप लोगों से ये टास्क परफॉर्म करवाना है, हमारा मकसद ये है, तब जो है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। जब वो इस चीज़ को, ये कब आएगा, ये कम्युनिकेशन जब गैप क्रिएट होगा, वो मिसबिहेव करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको मकसद ही पता ही नहीं है कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तब वो बोर भी होंगे, लाजमी सी बात है। फिर वो कुछ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करने लगेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर डिलीवरिंग अप्लाइज टू देम। वो ये भी नहीं जानते कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर करने चाहते हैं वो कितनी उनके ऊपर एप्लीकेशन होती है, कितना वो उन पर इम्प्लीमेंट होती है, वो उनके लिए कितने फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। मतलब वहाँ पर लर्नर जो है, एक टीचर वहाँ उसकी जॉब ये नहीं है कि लेक्चर डिलीवर करके आएँ। टीचर का काम ये होता है कि बच्चों को समझाना है। आपने लेक्चर सिर्फ डिलीवर करना आपकी ड्यूटी नहीं है। एक टीचर का जो काम होता है ना, वो जो डिलीवर कर रहा है ना, उसको बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ये भी उसको पता होना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा है ना, इट मीन्स उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जानते ही नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ वो भी नज़र आ रहा है। अब मतलब क्या हुआ, क्लासरूम मैनेजमेंट में आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स भी आ सकती है, आपके जो लर्नर्स हैं वो भी आ सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनको किस तरीके से बिठाना है, कहाँ पे कैसे बिठाना है, और जितने भी अब हर क्लास के कुछ रूल्स हुआ करते हैं, वो प्रोसीजर्स हुआ करते हैं, वो भी इसी क्लासरूम मैनेजमेंट आते हैं। और इन प्रॉब्लम्स से हमें ये भी लगता है कि क्लासरूम्स के कम्युनिकेशन गैप जो है, कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके उसकी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन इज़ अनइंटरेस्टिंग। जब आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आप बोरिंग तरीके से, आप ऑलरेडी खुद ही बोरिंग तरीके से स्टार्ट किए हैं, तो लाजमी सी बात है फिर वो स्टूडेंट इंटरेस्ट उसमें लेंगे कैसे। इसी वजह से एक टीचर जब भी लेक्चर डिलीवर करता है ना, फिज़िकल क्लास में, किसी भी उसमें, उसको बच्चों को पता ही ना हो कि हम कुछ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, उनको पता ही ना हो कि लेक्चर ख़त्म हो। वो हर टाइम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि शुरू में स्टार्टिंग देते हुए आपने उनको मोटिवेट किया और छोड़ दिया। आपने दो तीन मिनट बाद लाजमी उनको इंगेज करना है, उनको बोर होने नहीं देना है, उनको इंटरेस्ट दिलाना है, मोटिवेट करना है, टॉपिक की तरफ लाना है, इन्वॉल्व करना अपने टॉपिक में। ये एक टीचर का काम होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, इसी का नाम है। जब आप उसको इंटरेस्ट, उनके टॉपिक से रिलेवेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे, जब आप उन बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो फिर लाजमी सी बात है कि प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे। द प्लेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्ट, टू फास्ट और टू स्लो। पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्ट, ये भी सेम कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है। देखें, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बहुत फास्ट और बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल लीजिए में। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप तो एक टोन जो है आपकी, वो ऐसी टोन भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे डर जाएं आपकी टोन को देख। और दूसरा ये है कि इतनी स्पीड भी नहीं को बच्चे को समझ में ही नहीं आए आप क्या बोल रहे हैं, और इतना स्लो भी नहीं कि बच्चे बोर हो जाएं कि आप अब कौन सा वर्ड बोलने वाला है नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से अगर आप इफ़ेक्टिवली क्लासरूम मैनेजमेंट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो कम्युनिकेशन है बीच में आपके, आप और लर्नर्स के बीच में। नॉट इनफ इंटरेक्शन बिटवीन एंड एमंग पीस। अगर आप उनको बॉन्ड करके बीच में आपस में भी शेयरिंग वगैरह हो, कोई भी थाट्स भी हो सकते हैं, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, करने नहीं देंगे, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लिसन टू द स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है तो फ़ौरन उस पर अटेंशन, तवज्जो दे दो। लाजमी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये उस बच्चे पे प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये एक टीचर पे प्रॉब्लम है। क्योंकि जब टीचर जो है कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकेगा, तब ही ये इशू क्रिएट हो सकता है। टीचर अगर सीटिंग अरेंजमेंट उनकी उसको इंटरेस्ट को उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकेगा, तब ही ये इशू क्रिएट हो सकता है। और जब आप नोटिस करेंगे कि इशू क्रिएट हुआ है, फ़ौरन आपने इमीडिएट एक्शन लेना है। अब स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर इज़ नॉट जस्ट एन एनाइंग डिसरप्शन। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको तंग करने वाला कोई ऐसा रवैया है। इट्स अ सीक्रेट मैसेज द स्टूडेंट्स इज अनविटिंगली
ट्राइंग टू कन्वे टू यू। ये एक सीक्रेट मैसेज भी पास करते हैं। वो सीक्रेट मैसेज ये है कि सर आप इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ा सकते, सर आप बेहतर तरीके से लेक्चर को डिलीवर नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं ये मिसबिहेव कर रहा हूँ, जितने भी मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ ये इसी वजह से। ये एक मैसेज टीचर के लिए सीक्रेट मैसेज है, जस्ट वो एनाइंग डिसरप्शन नहीं है। अच्छा, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? वो फेयरनेस है, फर्मनेस है, कंसिस्टेंसी है, डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वो क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। आप जब फर्स्ट किसी क्लास में जाते हैं तो एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करें उनके माइंड में, स्टूडेंट्स के, कि फर्स्ट जब आप जाते हैं ना, उन बच्चों के माइंड में एक ऐसा ही इमेज उनके माइंड में बैठ जाता है। तो आपने फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो एक इफ़ेक्टिव और एक सुटेबल इम्प्रेशन क्रिएट करना है। सेकंड पॉइंट में क्या है? कम इन विद एंथुसियाज्म एंड शो यू आर एक्साइटेड टू बी देयर। और आपने क्या करना है? मतलब एक जोश और जज्बे के साथ, वलवले के साथ जाना है। उनको लगे कि आप वहाँ पढ़ाने के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड हो। ऐसा ना लगे कि आप जो हैं बहुत ज़बरदस्ती आपको भेजा गया है किसी क्लासरूम में, ऐसा उनको महसूस ही नहीं होना चाहिए। या आपको ऐसा ना लगे कि बस क्लास लेना है, मजबूरी है इस वजह से, ऐसा नहीं। आप इंटरेस्टिंग हैं। आप ये उसी वक्त हो सकता है जब आप उस प्रोफेशन से लव करते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचिंग जो है जिसका बाई चॉइस है प्रोफेशन, वो इस चीज़ को मेंटेन, अगर कोई ना भी देना वो उसको मेंटेन ही रखेगा, क्योंकि वो बाई चॉइस वो लव करता है टीचिंग के लिए। तो इसी वजह से वो फिर ये सारी चीज़ें वो मेंटेन रख सकते हैं। अगर जिसका बाई चॉइस नहीं है, किसी भी रीज़न से उसने ये इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है, तो वो एक दिन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आके पढ़ा सकता है, 1-2 दिन, लेकिन वो फिर आगे चल नहीं सकता। तो नेक्स्ट रूल जो है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है? मिनिमाइज द पावर डिफरेंशियल इन एवरीडे कम्युनिकेशन। जितने भी डिफरेंसेस हैं कम्युनिकेशन में, गेप्स वगैरह हैं, उन सबको भी आपने दूर करना है, कम करते जाना है दिन ब दिन। सिटिंग बिहाइंड अ डेस्क और स्टैंडिंग बिहाइंड अ पोडियम कैन सेंड द मैसेज दैट यू वांट टू क्रिएट सम डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड स्टूडेंट्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। कह रहा है कि एक टीचर अगर कहीं डाइस के पीछे छुप के इस तरह बोलेगा, लाजमी सी बात है एक डिस्टेंस क्रिएट होगा उस स्टूडेंट और उनके बीच। आप डाइस से बाहर आ जाएं। आपका जो जेस्चर पोस्चर है ना, वो एक क्लास में एक मायने रखता है। आज आप जो बोल रहे हैं ना, उस मैसेज में आधा जो आपका मैसेज कन्वे होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज मैसेज कन्वे करती है। और आप उनके इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व करते हैं ना क्लास में टॉपिक की तरफ, और इंटरेस्ट दिलाते हैं, वो आपके जेस्चर पोस्चर और वो है, उसके थ्रू आप उनको अट्रैक्ट करके किसी उसके थ्रू उसकी तरफ लाना है। अगर आप किसी डाइस के पीछे बैठ के रीडिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है फिर इश्यूज़ ही क्रिएट होंगे। गेट डाउन टू दियर लेवल व्हेन वर्किंग विद देम। जिस लेवल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसी लेवल में आपको उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पीएचडी करके आया हूँ एजुकेशन में और मैं पढ़ा रहा हूँ इंटर लेवल की एजुकेशन की बुक, और मैं वहाँ वो थ्योरीज़ जो मैंने पीएचडी में पढ़ी हैं वहीं गाड़ दूँ कि सर बहुत तेज़ हैं, काबिल हैं, उसको वो थ्योरीज़ याद हैं जो हमने आज तक सुना ही नहीं था। वो एक गैप क्रिएट होगा। फिर आपने लर्नर्स की लेवल पे आना है, उसी हिसाब से उनके लेवल पे आके उनके साथ काम करना है, तब जो है वो इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है उसमें नेक्स्ट जो है वो एड्रेस प्रॉब्लम बिहेवियर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा फ़ौरन करें और उसी वक्त करें। एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम अर्ली लेसन द चांस दैट इट विल एक्सपेंड। जब यूं ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसी वक्त ही आप इसको एड्रेस करोगे तो आगे जो है मज़ीद ये नहीं बढ़ेगा, वरना ये आगे दूसरे स्टूडेंट्स उसको देखा देखी ये पूरी क्लास में जो है वो इस तरह के इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। तो आपने फ़ौरन ही उसी को रिस्पॉन्स देना है और उसको वहीं पे रिजॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है नो द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एक टीचर जो होते हैं ना, पहले हम इस पॉइंट को रीड करते हैं। यू कैन अकम्प्लिश मोर थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज देन थ्रू योर वॉइस।
मैंने अभी जो पहले कहा था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो 50% तकरीबन मैसेज कन्वे आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है, आपकी जेस्चर पोस्चर से होता है। पुट योर बॉडी नेक्स्ट टू प्रॉब्लम, पुट योर बॉडी इन बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर डिसरप्टिव, know how to work one on one with students while not turning your back on the rest of the class। जब दो स्टूडेंट इस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, लेक्चर डिलीवर करते हुए इनडायरेक्टली उनके बीच में, क्योंकि ये पावर ऑफ प्रोक्सिमिटी जो है ना, ये एक मायने रखती है। आप जब उस स्टूडेंट के करीब जाते हैं ना, बेशक आप उसको ना बताएं आप ये शोर क्यों मचाते हैं, आप ये तंग क्यों करते हैं, आप ये इश्यूज़ क्रिएट क्यों करते हैं, ना कहें। लेक्चर डिलीवर करते हुए जब आप उसके करीब जाएंगे ना, वो खुद समझ जाएगा और वो दोबारा नहीं करेगा। आप उनके बीच में जाएं, उनके करीब जाएं, उनके ही बुक्स में हाथ रखें, टेबल में हाथ रखें, वो करीब जाके वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डाइस के पीछे बैठ के उनको वहाँ से आवाज़ें दे दें, नहीं शोर नहीं करो, मिसबिहेव क्यों करते हो, ये फिर तो वो उल्टा शोर होगा इससे, क्योंकि पहले स्टूडेंट कर रहे थे, अब तो टीचर भी करने लगेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में नेक्स्ट जो है वो थिंक प्रिवेंशन, कंसिडर हाउ यू कैन मैनेज द लर्निंग प्रोसेस टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। फ़र्ज़ करें आप खुद जो है कैसे मैनेज करेंगे लर्निंग प्रोसेस के दौरान अगर इस किस्म का कोई बिहेवियर क्रिएट हो, आप खुद सोचिए कह रहे। क्लासरूम सेटअप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्ट्रक्चरिंग फॉर सक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडल बिहेवियर्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। किस टाइप का उनसे बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हैं जो एक रोल मॉडल होना चाहिए दूसरे बच्चों के लिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक्टिव लिसनिंग, इंटरेस्ट इन लर्निंग, सब्जेक्ट इंथुजियाज्म एंड ओपन माइंडेडनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में नेक्स्ट जो है नाउ द स्कूल प्रोसीजर रिगार्डिंग सच थिंग्स एज कोड ऑफ कंडक्ट, make your lesson relevant and interesting to your students, use examples that interest students। ऐसी एग्जाम्पल मैं अभी कह रहा था ना लेक्चर के दौरान, सिर्फ शुरू में ही उनको इंटरेस्ट से मोटिवेट करके उसके बाद बोरिंग वाला नहीं, लेक्चर के दौरान प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं से भी इस तरीके से रिलेवेंट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको इंटरेस्ट दिलाना है, कि जो भी एग्जाम्पल जहन में आए रिलेवेंट एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग, उन बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके नीड को भी फुलफिल करे, उस हिसाब के एग्जाम्पल्स आपको सेट करने होंगे ताकि वो उनका इंटरेस्ट को बरकरार रखे, मेंटेन रखे। टीच पॉजिटिवली एंड शो योर इंथुजियाज्म, पेशेंस इज कंटेजियस। आपने ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये दूसरे वर्डिंग में बस वही कहना चाह रहा है कि आप जो हैं एक पॉजिटिव वे में जाएं। अक्सर इस तरह होता भी है कुछ टीचर जो होते हैं वो उनका मूड ख़राब है किसी भी वजह से, फिर भी आपने क्लासरूम में इस चीज़ को इग्नोर करना है, आपने पॉजिटिव वे में ही और पॉजिटिव रह के पढ़ाना है, वो उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट में इफ़ेक्ट ना पड़े, उसका असर ना हो। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में नॉन वर्बल क्यूइंग भी है, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है। नॉन वर्बल क्यूज कैन बी effective to show the class that the noise level is too high। जब कोई शोर कर रहा है ना, आप बॉडी लैंग्वेज से इशारों के थ्रू भी समझा सकते हैं ताकि वो अटेंटिव हो जाए, वो इन्वॉल्व हो जाए लेक्चर में। टेल द स्टूडेंट अप फ्रंट व्हाट इज़ योर क्यू एंड यूज इट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। कैन बी अ बेल, a clicker, flipping the light switches। They can also be facial expression, body posture and hand signals। जितने भी जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे, जैसे कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं जब क्लास में बीच में कोई इस तरह का मिसबिहेव वो करें या प्रॉब्लम क्रिएट करें, कुछ हाथ के इशारे से समझा देते हैं, कुछ डाइस में यूँ 2-3 दफ़ा वो हाथ मारते हैं ताकि वो आवाज़ जो है वो समझ जाए कि सर मुझे अटेंटिव कर रहा है, मुझे वो सर चाहते हैं कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊं लेक्चर में, वो खुद समझ जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में नेक्स्ट जो है फोकसिंग। बी श्योर यू हैव द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन योर क्लास रूम बिफोर यू स्टार्ट योर लेसन। ये यकीनी बनाना होगा कि आप जो हैं वो अटेंशन है आपकी, आपकी तवज्जो है हर एक पे जो आपके क्लासरूम में है आपके लेसन स्टार्ट करने से पहले। डोंट अटेम्प्ट टू टीच ओवर द चैटर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट पेइंग अटेंशन।
जितने जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई एक दो जो हैं गपशप में लगे हुए हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, और फिर भी आप इसी तरीके से अटेंशन पे नहीं करेंगे उनको उनको रिज़ॉल्व करके फिर पूरी क्लासरूम को एक इफ़ेक्टिव स्मूथली चलाने के लिए आपने उसको रिज़ॉल्व करके फिर अपनी इंस्ट्रक्शन को जारी रखनी है। ऐसा नहीं है उनको ऐसे ही छोड़ दिया और अपने इंस्ट्रक्शन को जारी रखोगे तो फिर तो वो इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। अच्छा, बिहेवियर सिनेरियोज, हाउ यू हैंडल मिसबिहेवियर विल मैटर इन योर स्ट्रेस लेवल एंड डेट ऑफ द क्लास। आप कैसे इस तरह के अगर कोई बिहेवियर आप इसका जवाब फाइंड आउट करें ना, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट खुद समझ में आएगा। और इसका जवाब मैं इस वजह से नहीं दूंगा कि ऑलरेडी हमने पॉइंट्स सारे डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, तो ये टॉपिक जो है मैं एक बार फिर बता दूं, जनरल सा इस टाइप का एक टॉपिक है। इसमें अभी भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने थे आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, वो मैंने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स स्लाइड में डाल दूं। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके टीजीटी से रिलेवेंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही थे। इससे ये पूछ सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों डिस्ट्रप्शन ऑफ बिहेवियर उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, या इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, नीचे उसके ऑप्शन देंगे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको उसको उसी हिसाब से चूज़ करना होगा। थैंक यू। और जितने भी इससे रिलेवेंट हैं टॉपिक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, इन स्लाइड्स को बार बार देखिएगा। और अगर आपके एमसीक्यूज़ की बुक्स में इस टॉपिक से रिलेवेंट जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं उन सबको रीड कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फिर ये स्लाइड्स पढ़ने और लेक्चर के बाद फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो समझ में आने लगेंगे। हो सो आप सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।